नमस्कार प्यारे साथी, यूपीएससी जागरण में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आगामी आरओ एआरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आपकी यूपी पीसीएस 12वीं परीक्षा भी नज़दीक आ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर को एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन करेंगे। चूँकि एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन का एक अलग महत्व है, जिसमें देखेंगे कि हम लोग यदि एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चीज़ें लंबी देर तक दिमाग में बनी रहती है। और एक पैटर्न है, आयोग जिस प्रकार से पूछा करता है, जैसे कि कथन दे देगा आयोग, कथन में आपको दे देगा 1, 2, 3 ऐसे कथन देके वो आंसर पूछते हैं। तो उसी प्रकार से कोशिश की गई है, अच्छे से अच्छे प्रश्न को फ्रेम किया जाए और कहीं न कहीं आयोग के जैसे प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार से इनको भी बनाया गया है। तो मित्रों, आज हम लोग 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे, इससे पूर्व भी हम लोगों ने एक सीरीज़ कर लिया है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक प्रस्तावित रोपवे की अनुमानित लंबाई कितनी? यानी कि सोनप्रयाग से जो केदारनाथ तक जो रोपवे है, उसकी लंबाई कितनी है पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन 1 है 11.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12.9 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13.5 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 14.2 किलोमीटर। तो आप मेरी एक सलाह है आपसे कि आप ऑप्शन सुन रहे हैं, तो वीडियो को यदि पॉज़ कर सकते हैं, तो पॉज़ करिए और खुद एक बार आंसर दिमाग में सोचने का प्रयास करिए। अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ना, कि यदि आप पढ़े होंगे, उसको दिमाग में तलाशने की कोशिश करिए। जिससे कि क्या होगा कि आपको चीज़ें अगर रिकॉल हो रही हैं, तब तो ठीक है, चलिए आप आंसर लगा दीजिए। यदि नहीं रिकॉल होती है, तो आप पुनः उस बुकलेट में देखेंगे जिसे आपने करंट अफेयर पढ़ा था। अब अब क्या होगा कि अब वो दोबारा फैक्ट आपको भूलने वाला नहीं है, ठीक है? ये होता है एमसीक्यू का इम्पोर्टेंस। तो इसमें आंसर जो है बी है, 12.9 किलोमीटर लंबा है ये रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। सेकंड जो क्वेश्चन, क्यूएस रैंकिंग तैयार करने वाली जो संस्था है, क्वाकवा रेली साइमेंट्स का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछ रहा। तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 है, ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है लंदन एंड ऑप्शन डी आप देखेंगे तो जिनेवा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लंदन है, वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो भारत ने फरवरी 2025 में किस अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? क्योंकि भारत ने किसी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो ये प्रश्न जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ऑप्शन 1 है डोमेस्टिक, बी सार्क, सी बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन एंड डी आईओआरए। ये जो सी है, ये बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये। तो इसमें जो ऑप्शन मैंने चारों आपको बताया, उसमें सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिशरी सेक्टर में ऑपरेशन करता है। जो भी बंगाल की खाई के स्फीयर में कंट्रीज हैं, वो आपस में ऑपरेशन करती हैं, जिससे कि फिशरी जो सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धरोहर 2025 में भारत की यूनेस्को की अस्थायी सूची में, ये देखिए, प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल की गई है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप भी जानते होंगे कि हाल ही में जो है यूनेस्को ने 6 अस्थायी सूची भारत की स्थल को चयन किया है, जिसमें आप देखेंगे तो जो ऑप्शन ए दिया है 64 योगिनी मंदिर, बी ऑप्शन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है मुडमल मेगालिथिक स्थल एंड डी ऑप्शन है बुद्धकालीन मंदिर श्रृंखला। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऑप्शन बी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और ये प्राकृतिक जो है धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया, ठीक है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इंडस डॉल्फिन भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, सी ऑप्शन है झारखंड एंड डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है बी पंजाब, ठीक है। 3 जो है डॉल्फिन पाई गई हैं यहाँ पर, इंडस डॉल्फिन, ठीक। आप देखेंगे तो 6 जो क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 में कुल कितने विषयों को रैंक प्रदान किया गया? तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शन 1 है
45, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 55 एंड ऑप्शन डी है 60। आप बताएं इसके आंसर से। सी है 55। टोटल 55 सब्जेक्ट को रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है। सेवेंथ जो क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है मालदीव। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संगठन है, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम फॉर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप देखेंगे 4 जो है स्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश और आप देखेंगे मालदीव और श्रीलंका, ये 4 स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य के रूप में यदि देखा जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो संगठन का जो बैठक है वो आयोजित हुआ था तो मालदीव में आयोजित हुआ था। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से देश बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का पूर्व सदस्य नहीं है? अभी मैंने आपको बताया, देखिए इंडिया है, बी सी श्रीलंका भी है, डी बांग्लादेश भी है, तो कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे इंडोनेशिया अस्थायी सदस्य के रूप में, आपको मैंने भी बताया। ठीक है। 9 जो क्वेश्चन है, भारत आधिकारिक रूप से यूरोड्रोम कार्यक्रम में पर्यवेक्षक कब बना? देखिए इसी प्रकार से आयोग क्वेश्चन पूछता है, ए अगस्त 2024 में, बी अक्टूबर 2024 में, सी जनवरी 2025 में एंड डी में देखेंगे तो मार्च 2025। आपने तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो है जनवरी 2025 में। आई थिंक मुझे जहाँ तक डेट याद है तो 21 जनवरी को ये पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था, पर्यवेक्षक के रूप में भारत सम्मिलित हुआ था। ठीक है। 10th जो क्वेश्चन है, इसरो का जो 100वां लॉन्च किस तिथि को हुआ था? इसरो ने जो अपना 100वां प्रक्षेपण दिया था वो किस तिथि में हुआ था, ये पूछने का है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ए 15 अगस्त 2024, बी 26 जनवरी 2025, सी 29 जनवरी 2025 एंड डी 1 फरवरी 2025। तो ऑप्शन है सही जो विकल्प है वो है आपका 29 जनवरी 2025। इसरो का 100वां लॉन्च इसी डेट को हुआ था। 11th जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग में शामिल नहीं है? यानी कि इसमें जो स्टैंडर्ड है उसमें ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। ए ऑप्शन है अकादमिक प्रतिष्ठा, बी है नियोक्ता प्रतिष्ठा, सी है छात्र संतुष्टि एंड डी है एच इंडेक्स। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन आ जाए। तो ऑप्शन सी जो है छात्र संतुष्टि वो इसमें सम्मिलित नहीं है इसके स्टैंडर्ड में। 12th नंबर क्वेश्चन है, भारत ने इस संगठन, कौन से संगठन, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किस देश से प्राप्त? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो बेसिकली इसमें पूछना चाह रहा है कि जो हाल ही में भारत ने इस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है वो किस देश से ग्रहण की है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो ऑप्शन सी है बांग्लादेश, उससे इन्होंने लिया है। ठीक है। क्वेश्चन 13 है, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस संगठन से इतना प्रश्न आने का कारण यही है कि भारत ने इसकी अध्यक्षता ली है, तो आपको प्रश्न देखने को लगभग 99% है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन 1 कोलंबो, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी काठमांडू। इसका सही जो आंसर है वो है सी, चेन्नई में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस वर्ष शुरू किया गया था? हाल ही में आप देखेंगे डॉल्फिन की गणना हुई है जिसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। ए 2019, बी 2020, सी 2021 एंड डी 2022। आंसर होगा 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया। क्वेश्चन 15 है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू की गई? देख लो। ए 26 जनवरी 2024, बी 7 फरवरी 2024, सी 13 मार्च 2024 एंड डी 27 जनवरी 2025। कौन सा उचित विकल्प आपको प्रतीत हो रहा है?
तो जो डी ऑप्शन है 27 जनवरी 2025 उसमें ही समान नागरिक संहिता लागू हुई है। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 जो कह रहा है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 में कुल 55 विषय शामिल किए गए हैं, बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 है यह रैंकिंग केवल स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों तक ही सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है, 55 विषय है यहाँ पर देखिए। तो ऑप्शन 1 केवल सही है, कथन 1 केवल सही है, इसमें आप देखेंगे। ठीक है, चूँकि 55 विषय सम्मिलित हैं और ये गलत हो जाता है, तो जो ए है ऑप्शन केवल कथन 1 सही है। ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई हैं, जैसा कि 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है? ऑप्शन 1 5130, ऑप्शन डी 6327, ऑप्शन सी 4891 एंड ऑप्शन डी 7204। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन जो बी है 6327 कुल डॉल्फिन नदी डॉल्फिन पाई गई। ठीक है, पढ़ना है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड में एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो आप देखेंगे कि बिहार में ये है स्थित। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है देखते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू किया। ठीक है, विकल्प सही है। सेकंड जो कथन है, यह संहिता अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है। स्टेटमेंट्स फर्स्ट जो है वो सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 सही है। ठीक, क्वेश्चन 20 है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक प्रस्तावित रोपवे की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12.4 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 40 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 16.8 किलोमीटर। तो उचित जो विकल्प है वो बी है 12.4 किलोमीटर। ठीक है, जो 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? ये पूछ रहा है कि हाल ही में जो नदी डॉल्फिन की जो गणना हुई इसमें किस राज्य में सर्वाधिक जो है नदी डॉल्फिन पाई गई है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में एंड ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो उचित जो विकल्प है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन की गणना एक राष्ट्रीय स्तर पर की गई, बिल्कुल सही है। कथन 2 है, इस गणना में केवल गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी को शामिल किया गया। नहीं मित्रों, टोटल 28 नदियों को शामिल किया गया था इसमें। तो ये विकल्प तो कथन जो है वो गलत है, ये जो है कथन सही, तो केवल कथन 1 सही है। ठीक है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कथन के क्वेश्चन है, कथन 1 जो कह रहा है इसरो का 100वां लॉन्च 29 जनवरी 2025 को GSLV F-18 रॉकेट द्वारा किया गया, बिल्कुल सही कथन है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, इस मिशन में NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया गया जो नाभिक प्रणाली का हिस्सा है, ये भी कथन सही है। तो कथन दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? ऑप्शन 1 है भारतमाला परियोजना, ऑप्शन बी है स्वदेश दर्शन योजना, ऑप्शन सी है पर्वतमाला परियोजना एंड ऑप्शन डी है गति शक्ति योजना। तो विकल्प है सी, वो है पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत इस रोपवे का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पुनः कथन के प्रश्न है। कथन फर्स्ट जो कह रहा है, भारत में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है, कथन जो 2 है वो इंडस डॉल्फिन की सबसे बड़ी आबादी असम राज्य में पाई जाती है, ये कथन जो है सेकंड वाला वो गलत है। आपका जो फर्स्ट कथन है वो सही है, तो केवल कथन 1 सही है। ठीक है, देखिए मित्रों कितना अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के यदि प्रश्न आप जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं परीक्षा से पूर्व ही, तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा हाल में आप अपने आप को सहज पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की शुरुआत कब हुई थी? बेसिकली ये
पक्षियों की काउंटिंग से संबंधित है, गणना से संबंधित है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मित्रों, ऑप्शन 1 इसमें दिया है 2005 में हुई थी, ऑप्शन बी है 1998 में हुई थी, ऑप्शन सी है 2010 में हुई थी एंड ऑप्शन डी है 2009 में। तो जो सही जो ऑप्शन है वो बी है, 1998 में इसकी शुरुआत हुई। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, केरल सरकार ने समाप्त दवाओं यानी कि एक्सपायरी जो मेडिसिन्स हैं, ये सुरक्षित निपटान के लिए कौन सी पहल शुरू की है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी है एनप्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग एंड सी ऑप्शन डिजिटल इंडिया एंड डी ऑप्शन आयुष्मान भारत। तो ऑब्वियस है, देखने से प्रतीत हो रहा है कि एनप्राउड है सही विकल्प। 28 नंबर क्वेश्चन पुनः आप कथन से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। कथन फर्स्ट जो कह रहा है, नाविक प्रणाली भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है जो जीपीएस का विकल्प है, यानी कि जो जीपीएस का जो सिस्टम है उसका विकल्प है। तो बिल्कुल सही कथन है ये। कथन जो 2 है, नाविक प्रणाली वैश्विक स्तर पर कार्य करती है, ये कथन गलत है। ये 1500 किलोमीटर रेंज है इसका मित्रों। तो कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट जो है सही है, तो केवल कथन 1 सही हो जाएगा। जो 29 नंबर क्वेश्चन है, जो अभी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 वाली, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन 1 है पर्यावरण संरक्षण परिषद, ऑप्शन बी है भारतीय वन संरक्षण, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है केंद्रीय भू स्थानिक एजेंसी। तो उचित विकल्प है भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन जो 30 है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में रिसेंट में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ, जिसमें यूपीएससी ने इसे क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है तेलंगाना एंड डी है कर्नाटका। हाल ही में ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, उसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो मुख्यालय होगा तेलंगाना। ठीक है, आप कमेंट में ये बताएंगे कि तेलंगाना में एग्जैक्ट वो किस जगह इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 31 है एन प्राउड के संदर्भ में है, पहल के तहत अनुपयोगी दवाओं को इकट्ठा करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए है केवल अस्पतालों से संग्रहण, ऑप्शन बी है घर घर जाकर संग्रहण और ब्लू बॉक्स में जमा करना। ठीक है, ऑप्शन सी है केवल फार्मेसी से संग्रहण एंड ऑप्शन डी है केवल ऑनलाइन जमा कर। उचित जो विकल्प है वो है घर घर जाकर संग्रहण, ब्लू बॉक्स में जमा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुनः कथन से प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, उसमें भी आयोग ने अब की बार 3-3 कथन दिए हैं। कथन तो ये बहुत छोटे हैं, आयोग ने बहुत लंबे लंबे कथन दिए हैं, जो कि पेपर को काफ़ी लेंथी बना दिया था। कथन फर्स्ट है, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 25.17% है। कथन जो सेकंड है, 2023 में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है। कथन 3 है, छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कथन 1 बिल्कुल सही है, कथन 2 मित्रों गलत है एंड कथन जो थर्ड है वो भी बिल्कुल सही है। कथन फर्स्ट एंड थर्ड वो सही है, तो विकल्प जो ए है वो सही हो जाए। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन है? तो देखेंगे ऑप्शन ए है पल्ले गंगा रेड्डी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद एंड ऑप्शन डी है अमित शाह जी। तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, उनके जो पहले अध्यक्ष हैं वो पल्ले गंगा रेड्डी जी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना ग्लास ब्रिज कहाँ उद्घाटित हुआ? ठीक है, ऑप्शन 1 है गोवा, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है मुंबई एंड ऑप्शन डी है देखेंगे तो पौंडीचेरी। तो उचित विकल्प इसमें आपको क्या प्रतीत होता है? तो जो सही विकल्प है वो बी है कन्याकुमारी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर मैं विचार करना है आपको। कथन फर्स्ट जो कह रहा है,
भारत की तटीय रेखा की लंबाई 1970 में लगभग 7,516 किलोमीटर थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। कथन जो सेकंड है, 2023-24 में नई माप विधि, यह ध्यान रखें, के कारण भारत की तटीय रेखा की लंबाई लगभग 11,498 किलोमीटर हो गई। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्योग्राफी में यदि मेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए दोनों कथन के लिए सी ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 2023 में कितना आंका गया है? जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है मित्रों, इसमें आयोग ने कार्बन फुट से प्रश्न बनाया था। उनका प्रश्न कहना था कि जो प्रति व्यक्ति कार्बन जो फुटप्रिंट है वो 0.5 से नीचे है भारत का, लेकिन ये सही नहीं है, ये लगभग 2 टन प्रति व्यक्ति है। ठीक है, ऑप्शन 1 है 5,268 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 6,324 मिलियन टन, सी है 7,285.5 मिलियन टन एंड डी ऑप्शन है 8,003 मिलियन टन। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न हो सकता है आयोग में आपको देखने को मिले परीक्षा हॉल में। तो सी ऑप्शन है 7,285.5 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक हुआ है हम लोग के। ठीक है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियों की गणना दर्ज की है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल पक्षियों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाए हुए है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है? देखिए, हल्दी बोर्ड से जो भी प्रश्न एमसीक्यूज बनाए गए हैं उसमें से संभावना अति है कि आयोग प्रश्न बना ले। ठीक है, ऑप्शन ए है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है आयुष मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय। वो जो करेक्ट विकल्प है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन ये हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी है एम.के. स्टालिन जी ने एंड ऑप्शन सी है अमित शाह जी ने एंड ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ। तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री जी हैं एम.के. स्टालिन जी, उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पुनः कथन से प्रश्न है। कथन फर्स्ट है, भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, इस पुल की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। ये कथन गलत है, पुल की चौड़ाई जो है वो 5 नहीं 10 मीटर है। ऑप्शन 1 इसमें देखिए, ऑप्शन जो 1 वो सही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, क्यूएस रैंकिंग प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुनः रिपीटेड प्रश्न है, आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के बांस क्षेत्र देखिए बाम्बू जो एरिया है, ये रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या हुआ है? ऑप्शन ए है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्षेत्र में वृद्धि हुई है, क्षेत्र में भारी कमी आई है एंड ऑप्शन डी है केवल उत्तर पूर्व राज्य में वृद्धि हुई। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तो ऑप्शन डी है वो सही है, क्षेत्र में वृद्धि हुई है, बाम्बू एरिया में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बॉस जो क्वेश्चन नंबर 43 है, 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अतिशी जी एंड बी ऑप्शन है रेखा गुप्ता जी, सी ऑप्शन है मनीष सिसोदिया जी एंड डी ऑप्शन है सौरभ भारद्वाज जी। और ऑप्शन जो बी है रेखा गुप्ता जी वो उचित विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे यदि जाए तो हम देखेंगे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में भारत में कुल कितनी पक्षी प्रजातियों की सूचना दी? ऑप्शन ए 1039, ऑप्शन 1059, ऑप्शन सी है 1086 एंड ऑप्शन डी है 1120। तो उचित जो विकल्प वो बी है, 1068 जो है प्रजातियों की सूचना मिली इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन ए है, भारत दुनिया में हल्दी उत्पादन का लगभग
70% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। इसी प्रकार से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन को लगभग मुझे लगता है कि फ्रेम किया था। कथन भी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन आयुष मंत्रालय के तहत किया गया है। तो जो ऑप्शन जो कथन 1 है वो सही है। ऑप्शन जो कथन जो बी है वो गलत है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन गठन इसका किया गया है। तो इसमें हम वो एक सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, मिलकर कथनों पर ध्यान दें। कथन 1 कथन फर्स्ट है मत्स्य 6000 को इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। कथन 2 है यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा। तो ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाता है। ये कथन उचित है, डीप ओशन मिशन का हिस्सा है ये, और ये इसरो द्वारा नहीं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है, NIOT के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो मित्रों ये पहला कथन गलत हो जाएगा एंड जो सेकंड कथन है वो बिल्कुल सही है। तो केवल कथन 2 यानी कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हाल ही में संसद की अनुवाद सेवाओं में शामिल नहीं की गई है? यानी कि आपको ध्यान में रखना है, यही बच्चे काफ़ी गलती कर जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में नहीं होता है और वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं की गई है। देखिए ऑप्शन ए है बोडो, ऑप्शन बी है कश्मीरी, ऑप्शन सी है उर्दू एंड ऑप्शन डी है मैथिली। तो देखिए बोडो भी है, उर्दू भी है, मैथिली भी है। टोटल 6 जो लैंग्वेज हैं उनको जो है शामिल किया गया, उसमें कश्मीरी नहीं। ठीक। और कौन सा लैंग्वेज है तो आप देखेंगे इसके अलावा संस्कृति है और आपका देखिए तो मणिपुरी सम्मिलित है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज जो 6 लैंग्वेज है वो हाल ही में भारत में जो संसद है उसके अनुवाद सेक्शन में उसे सम्मिलित किया गया, ठीक है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड की पहली रामसर साइट कौन सी है जिसे 2025 में घोषित किया गया, ठीक है। तो कोनहर वेटलैंड ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है हजारीबाग झील, सी ऑप्शन है उदवा झील एंड डी ऑप्शन है चतरा ताल। तो जो विकल्प सी है उदवा झील वो है झारखंड की पहली रामसर साइट जो कि हाल ही में लिस्टेड हुई है। देखेंगे आप 49 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ नीव किसके लिए शुरू की गई है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ऑप्शन 1 है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन बी है प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है उत्कृष्ट स्वच्छता प्रदर्शन करने वाले शहरों के लिए एंड ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण में काम करने वाले NGO के लिए। तो ऑप्शन जो है सी इसमें उचित है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ स्थित है? तो देखेंगे आप ऑप्शन जो ए है नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली, पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है संजय गांधी जियोलॉजिकल पार्क मुंबई एंड ऑप्शन डी है नंदन कानन जियोलॉजिकल पार्क उड़ीसा। तो जो ऑप्शन बी है पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वो इसका सही विकल्प है। तो मित्रों आज हम लोगों ने 50 MCQs देखे। इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी और हम लोग 1 साल के जो करंट अफेयर हैं उनको MCQ के फॉर्म में क्विक रिवीजन करेंगे परीक्षा से पूर्व। तो मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और हमें फीडबैक के रूप में बस एक लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमें इजाज़त दीजिए, पुनः हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे आपसे जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।